समाजवादी पार्टी में सुलह की कोशिशें फिर नाकाम। कई बैठकों के बावजूद दोनों गुटों में नहीं बन पाई सहमति। मुलायम सिंह को रद्द करनी पड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा के गढ़ इटावा में पार्टी नेताओं में पदों को लेकर तनातनी। जिला कार्यालय पर पुलिस तैनात। जिला अध्यक्ष पद को लेकर शिवपाल अखिलेश खेमा आमने सामने। यूपी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट। 100 उम्मीदवारों का किया ऐलान। अब तक बीएसपी जारी कर चुकी है 200 कैंडिडेट। राम मंदिर को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने फिर दिया विवादित बयान। सपा सरकार पर भी साधा निशाना। सहारनपुर जेल के 3 कैदी चलती वैन से कूदकर फरार। कोर्ट से पेशी के बाद कैदियों को जेल ले जाया जा रहा था। एक कैदी को लोगों की मदद से पुलिस ने दबोचा। नमस्कार, स्वागत है ओके इंडिया पर आपका। मैं हूं आपके साथ मुमताज खान। ये थी सुर्खियां। शुरुआत करेंगे तमाम अहम खबरों के साथ। समाजवादी पार्टी में अखिलेश और मुलायम सिंह यादव के बीच जारी घमासान हर दिन नया मोड़ ले रहा है। गुरुवार शुक्रवार को पूरे दिन जारी रही सुलह की कवायद अभी किसी नतीजे तक पहुंचती नहीं दिख रही है। पार्टी के राज्यसभा सांसद नरेश अग्रवाल ने विवाद जारी रहने का ठीकरा अमर सिंह पर फोड़ते हुए कहा कि अगर अमर सिंह कल लखनऊ नहीं आते तो बात सुलझ जाती। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह यादव इस प्रेस वार्ता में अखिलेश गुट से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाले थे। कहा जा रहा है कि आजम खान की तरफ से पार्टी में सुलह की कोशिशें जारी हैं। और सपा में मचे घमासान पर सपा के एमएलसी सज्जन सिंह ने कहा कि सीएम का चेहरा और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और रहेंगे। अखिलेश को पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन ने अध्यक्ष चुना है, इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता और पार्टी नेताजी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ेगी। साथ ही पार्टी के साइकिल सिंबल के विवाद को लेकर सज्जन सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग का जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर है। अगर नेताजी ये कह रहे हैं कि विधायक तय करेंगे तो मुझे लगता है कि विधायकों ने तय कर दिया, एमएलसीओ ने तय कर दिया, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने तय कर दिया कि हमारे पार्टी का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी संभालेंगे और नेताजी का आशीर्वाद रहेगा उनके संरक्षण। देखिए, जो मामला इलेक्शन कमीशन का है वो हम आप नहीं तय कर सकते, वो उनको तय करना है। जो तय कर देंगे वो स्वीकार है। लेकिन हम आपके माध्यम से केवल ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के जो चेहरा होंगे 2017 में वो माननीय अखिलेश यादव जी होंगे। उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। वो अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जो चैनलों में चल रहा है कि वो छोड़ना नहीं चाहते, सवाल छोड़ना न चाहने का नहीं है, ये है कि उनको राष्ट्रीय अधिवेशन में चुना गया है। और यूपी में सपा में घमासान काफी बढ़ गया है। इटावा में गोपाल यादव को जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर शिवपाल यादव के समर्थकों ने सपा कार्यालय पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो गोपाल यादव को नए जिला अध्यक्ष के तौर पर मानने को तैयार नहीं। बता दें आपको कि अखिलेश गुट ने सुनील यादव को हटाकर गोपाल यादव को नया जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। और दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें शुरू हो गई हैं। 2 दिन चलने वाली बैठकों में नोटबंदी, बजट सत्र और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेशाध्यक्ष शिरकत कर रहे हैं। कार्यकारिणी की बैठक शनिवार की शाम को प्रधानमंत्री के भाषण के साथ खत्म होगी।
तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने 200 प्रत्याशियों को मैदान पर उतार दिया है। बसपा ने आज 100 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। इस दूसरी लिस्ट में कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव के प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। बता दें कि गुरुवार को भी बसपा ने 100 उम्मीदवारों का ऐलान किया था। और यूपी के बहराइच में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में सपा पर जमकर बरसे। आदित्यनाथ ने कहा कि बाप बेटे की लड़ाई में पूरा प्रदेश तबाह हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एक राजनीतिक नौटंकी है जिसने 25 करोड़ की आबादी को परेशान कर रखा है। पूरा प्रदेश तबाह हो रहा है। पारिवारिक विवाद ने 25 करोड़ की आबादी को परेशान करके रख दिया है। वास्तव में ये एक नूरा कुश्ती है। अपनी विफलताओं से जनता का ध्यान हटाने के लिए एक पारिवारिक विवाद खड़ा करवाया गया है, जिससे जनता मूल मुद्दों से उसका ध्यान हट सके। उत्तर प्रदेश के मेरठ में बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर राम मंदिर का मुद्दा उठाया है। साक्षी महाराज ने कहा कि राम मंदिर बनकर तैयार है और दुनिया की कोई ताकत राम मंदिर की जगह मस्जिद नहीं बना सकती। वहीं साक्षी महाराज ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल सकती वो प्रदेश कैसे संभालेगी। मस्जिद नहीं बना सकती, उसे भव्यता दिव्यता प्रदान करने के लिए शेष रह गई है। अभी हमारे महेश शर्मा ने कितना करोड़ों रुपया दिया है वहां पर, तो देखिए धीरे धीरे अयोध्या तो एकदम चमन हो ही जाएगी, मंदिर भी बन जाएगा। लेकिन उससे पहले राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र को बलवान करना, गरीबों की गरीबी मिटाना, सबका कल्याण करना, ये हमारा भाजपा के एजेंडे में है। हिंदू मुसलमान को लड़ाते रहे, जो प्रदेश में क्राइम को नहीं रोक पाए, जो हाईवे पर बलात्कार को नहीं रोक पाए, जो थानों में बलात्कार को नहीं रोक पाए, जिनके शासन में गुंडागर्दी चरम पर पहुंच गई, और जब जब ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तब तक सारे के सारे भेड़िए चोर उचक के पता नहीं किस म्याद से निकल के आ जाते हैं और फिर वो जनता को लूटना शुरू करते हैं। मुझे लगता है उसी पैसे की ये लड़ाई है, जो बाप बेटा लड़ रहे हैं, चचा भतीजे लड़ रहे हैं और पार्टी तार तार हो गई है। इधर बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर ने बयान दिया है कि बीजेपी बिना सीएम उम्मीदवार के यूपी में चुनाव लड़ेगी। सोनकर ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ अन्य दलों की तरह कोई चाचा भतीजा बेटा बेटी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। अगर कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो बीजेपी कार्यकर्ता ही बनेगा। तो ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। ये बात मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि अन्य दलों की तरह कोई चाचा भतीजा बेटा बेटी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यहाँ मुख्यमंत्री अगर बनेगा तो भारतीय जनता पार्टी का कोई। और यूपी के गाजीपुर में निर्वाचन आयोग की तरफ से लागू की गई आचार संहिता का अनुपालन कर रही पुलिस को एक नेता से धमकी मिली। बता दें कि एक गाड़ी पर बीजेपी जिलाध्यक्ष लिखा हुआ था और साथ ही पार्टी का झंडा भी लगा था। नियम के तहत पुलिस ने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए तो गाड़ी से निकले एक शख्स ने अपनी नेतागिरी दिखाते हुए पुलिस को देख लेने की धमकी दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शख्स पुलिस अधिकारी को धमकी दे रहा है। आयोग द्वारा आचार संहिता की घोषणा की जा चुकी है और चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसी दशा में जो जिन गाड़ियों पे अवैध रूप से झंडे लगे हुए हैं, जो पोस्टर बैनर्स लगे हुए हैं, स्पीकर्स लगे हुए हैं, उसके अलावा जो काली फिल्म लगा करके लोग चल रहे हैं, नीली बत्ती लाल बत्ती अवैध धनुष लगाए हुए हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जा रही है। और आचार संहिता 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद जनपदों में आचार संहिता लग गई, लेकिन उसका पालन कितना हो रहा है इसकी वानगी देखने को मिली यूपी के गाजीपुर में, जहां सरकारी महकमों में खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गाजीपुर के स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली एम्बुलेंस, जिसे समाजवादी एम्बुलेंस के नाम से जाना जाता है, ये एम्बुलेंस आज भी समाजवादी पार्टी का गुणगान करती नजर आ रही है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की लोहिया बसें भी सपा का गुणगान कर रही हैं और जिला प्रशासन इनको लेकर
अभी तक अपनी आंखें मूंदे बैठा है। वहीं जब इस बारे में जिलाधिकारी से जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई भी चिन्ह यदि किसी तरीके से किसी पार्टी का प्रचार प्रसार के तौर पर उपयोग हो रहा है, सामने आ रहा है, तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई की जाए। जो भी है, यदि कोई किसी तरीके से भी पार्टी के प्रचार प्रसार की सामग्री होती है तो उस पर नियमों के अनुकूल कार्य किया जाएगा। यूपी के गाजीपुर में आचार संहिता का उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि शाम के समय पुलिस चेकिंग के दौरान कुछ लोग लाल बत्ती वाली गाड़ी में पटना की तरफ से आ रहे थे। पूछने पर गाड़ी पंजाब सरकार के मंत्री की बताई गई। पुलिस ने बताया कि गाड़ी सर्वधर्म सम्मेलन के चेयरमैन लखविंदर सिंह को पटना साइड छोड़कर वापस आ रही थी। ड्राइवर ने लाल बत्ती नहीं उतारी थी। फिलहाल पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। एक गाड़ी फॉर्च्यूनर जो बिहार साइड से आ रही थी, उसको रोजा के पास से पकड़ा गया है, जिसका नंबर है PB08 BZ0007। इस गाड़ी पे 4 लोग थे जिनकी आईडी देखी गई, जिनकी शिनाख्त की गई है। वो पंजाब के जालंधर के रहने वाले हैं। ये व्यवसायी हैं, कार का व्यवसाय करते हैं, कार बेचने का। इनकी आईडी के आधार पर संबंधित थाने से इनकी शिनाख्त कराई जा रही है और इनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई कराया जा रहा है। इसके अलावा इनके खिलाफ जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। लाल बत्ती इन्होंने जो लगाया है आचार संहिता के तहत, IPC के तहत और उसके हमारे MB एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। मामला हम आ रहे थे जी, पटना साहब से जा रहे थे पंजाब को। तो एक्चुअली हम जिस गाड़ी पे आ रहे थे उस पर लाइट लगी हुई थी। जो हमारे जो VIP हैं, एक्चुअली हम उनको उतार के आ गए थे, तो उसके बाद लाइट हम उतारना भूल गए। ये प्रॉब्लम हमसे हुआ। किस VIP का मतलब वो पंजाब के चेयरमैन थे। वो तो गुरुद्वारा साहब फंक्शन में आए थे, उन्होंने वायर चले गए वहां से। बढ़ते बुलेटिन में आगे, यूपी में कैदियों के फरार होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला सहारनपुर का है, जहां 3 कैदी पुलिस की चलती वैन से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक कैदियों को कोर्ट से वापस कारागार ले जाते वक्त 3 कैदी चलती वैन की जाली काटकर फरार हो गए। इस दौरान एक कैदी को पब्लिक की मदद से पकड़ लिया गया, जबकि 2 कैदी अभी फरार हैं। को कचहरी से लेकर जब यहाँ जेल की तरफ, कारागार की तरफ लेके आ रहे थे, तो हमारा जो ट्रक है उसका जाली फाड़ के 3 मुलजिम फरार हो गए थे। उसमें से एक पकड़ लिए गए थे तत्काल मौके से। 2 अभी फरार हैं। पूरे एरिया की कॉम्बिंग चल रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड वगैरह पे चेकिंग कराई जा रही है। बागपत में एक युवती से बलात्कार की कोशिश में नाकाम होने पर 3 युवकों ने अपनी दबंगई दिखाने के लिए युवती के कान काट दिए। युवती के विरोध करने पर तीनों आरोपियों ने युवती के कान पर वार कर कान काट दिए और मौके से फरार हो गए। पीड़ित जब इस बात की सूचना देने के लिए पुलिस के पास गई तो पुलिस अधिकारियों ने मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि पुलिस स्टेशन में पीड़िता के कान के हिस्से अपने पास रखवा लिया गया और पीड़िता को घर वापस भेज दिया गया। अब पीड़िता ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगी। और हाथरस में एक अज्ञात नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला हाथरस के नगला झुन्ना का है, जहां एक महिला को नवजात बच्ची का शव थैले में पड़ा हुआ मिला। इसके बाद गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सादाबाद में इसके पास में एक बिल्कुल नवजात शिशु जो है वो मिला हुआ है यहाँ पर, और अभी जो बच्चे की डेड बॉडी है उसका क्लेम करवा करके और उसकी शिनाख्त का भी पहचान किया जाएगा और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई जो है उसमें की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में आचार संहिता का खुलकर उल्लंघन किया जा रहा है। यहाँ प्रधान और उसके समर्थकों ने जमकर गुंडागर्दी, सभी बंदूक लेकर लिलसी गांव से भंडिया पहुंच गए। प्रधान आदित्य शुक्ला, उनके भाई और समर्थक गांव वालों को धमकाते नजर आए, जिसके बाद वहां विवाद शुरू हो गया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट शुरू हो गई। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि प्रधान के पास राशन का कोटा है और वो गांव वालों को राशन नहीं देता है।
और यूपी के कन्नौज में एक 14 साल की नाबालिग की हत्या कर शव को उसी के घर में फांसी पर टांग दिया गया। हत्या की वजह प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मृतका के परिजनों का आरोप है कि पड़ोस के 4 लोगों ने नाबालिग को घर में अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद उसे फांसी पर लटका दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आत्महत्या का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी। ये 4 लोग आदमी 2 बार थे भीतर थे, फांसी लगाते हाँ, ये कल शाम को घटना हुई है 8:30 और 10 के बीच में, जैसा बताया। 15 साल की लड़की थी और उसने, अब क्योंकि परिस्थितियाँ क्या कहती है तो बाद में विवेचना के बाद ही पोस्टमार्टम में आएगा, लेकिन उसने साड़ी से अपने उसमें कमरे में घर में फांसी लगा ली थी। अच्छा, उसके माँ बाप का कहना उस समय घर में नहीं था, माँ और बाप दोनों खेतों पे थे शायद, और एक छोटा भाई था, छोटी बहन थी। उन्होंने तो उसके बारे में कुछ जो है ज़्यादा देखा नहीं। यूपी के सीतापुर का एक निवासी प्यारेलाल चौकीदारी का काम करता था, जिसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई। परिजनों की माने तो लगभग 4 महीने पहले गांव के एक कुएं में एक बालक का शव मिला, जिसको लेकर कुछ लोगों को संदेह था कि प्यारेलाल ने उसे धक्का देकर मौत के घाट उतारा है। इसी के चलते आज गांव के ही कुछ लोग प्यारेलाल को गन्ना छीलने के बहाने बुलाकर ले गए और जहां गन्ने के बीच में पहले से मौजूद हमलावरों ने हमला कर उसकी हत्या कर दी। यूपी के आगरा में एक पिता ने बेटे के लिए प्रधानमंत्री मोदी, सीएम अखिलेश और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल टेढ़ी बगिया गांव के रहने वाले राजू ने अपने बेटे की बीमारी का इलाज न करवा पाने के कारण ये मांग की है। बताया जा रहा है कि राजू का बड़ा बेटा विपिन पिछले 1.5 साल से एप्लास्टिक एनीमिया की बीमारी का शिकार है। उसका इलाज करवाने में राजू अपनी सारी जमीन और खेत बेच चुका है। प्रशासन की तरफ से राजू को किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही, जिसके चलते राजू ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की इजाजत मांगी है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।